हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में क्या डिस्कस किया था, टस्केगी स्टडी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, इसके बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को फैक्चुअल फंडामेंटल जितने भी हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टस्केगी एक्सपेरिमेंट के बाद, टस्केगी स्टडी के बाद जो आपका एथिकल बॉडी या एथिकल कोड आया था, जिसे हम कहते हैं बेलमोंट रिपोर्ट या ठीक है, ये आया था। और ये क्या होता है, कौन कौन से प्रिंसिपल को प्रोवाइड कराता है रिसर्च रेगुलेटरी बॉडीज के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे बूस्टर एमसीक्यू, जो कि एग्जाम में लगभग आते हैं। ठीक है, और यहाँ से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि डायरेक्ट रिलेट किससे रहेंगे, टस्केगी स्टडी या टस्केगी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड रहेंगे या बेलमोंट रिपोर्ट से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग क्या 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। 10 एमसीक्यूज को हम लोगों को इस एपिसोड में डिस्कस करना है, जो कि रहेगा रिलेटेड टू टस्केगी स्टडी एंड बेलमोंट रिपोर्ट। आप जानते हैं हम लोग साइकोलॉजी यूनिट सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है और हम लोग एथिक्स तक पहुंचे हैं। ठीक है, एथिक्स के अंतर्गत हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कोच नीतीश कुमार नाम मतलब कि सर्च करिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से मुझे मतलब कि फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि कई बार मतलब एग्जाम में आए हैं यहाँ से, ठीक, इस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए डोंट मिस आउट। और तो इस एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा आप। अगर कोई भी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग पिकअप करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि इन विच कंट्री डिड द टस्केगी सिफिलिस स्टडी टेक प्लेस, यानी टस्केगी सिफिलिस स्टडी किस देश में हुआ था। सिफिलिस क्या होता है गाइस, आपको इसको समझने के लिए हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल मतलब स्टेप्स को डिस्कस किया था, कंसेप्चुअल फंडामेंटल को डिस्कस किया था, उसको आपको देखना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप उस एपिसोड को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं उसका। ठीक है, जब तक आप उस एपिसोड को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक एमसीक्यूज को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले उस एपिसोड को देखिए और इन एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो पहला आपका क्वेश्चन यही है कि टस्केगी सिफिलिस स्टडी किस देश में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। सो गाइस, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका में हुआ था। क्योंकि यह स्टडी अमेरिका अमेरिका के अल्बामा राज्य में 1932 से 1972 तक चली थी, जहां अमेरिकन अफ्रीकन पुरुषों पर सिफिलिस के प्रभाव का अध्ययन किया गया था। सिफिलिस एक तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आती है गाइस। ठीक है, सो दिस स्टडी रैन फ्रॉम 1932 टू 1972 इन द यूएस state of Alabama, okay, where the effect of syphilis on American African men was studied. ठीक है गाइस, सो ये स्टडी पहले कहाँ हुई थी, सबसे मतलब कि अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में कहाँ हुई थी, अमेरिका में आपका हुई थी अल्बामा में। ठीक, प्लेस का नाम क्या था, अल्बामा में इस स्टडी को किया गया था। ठीक, कब किया गया था, 1932 से लेकर के आपका 1972 तक इस स्टडी चली थी। ये एक अनएथिकल स्टडी है, आप ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, टस्केगी स्टडी जो थी एक अनएथिकल स्टडीज थी। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, व्हाट वाज द मेजर एथिकल वायलेशन इन द टस्केगी स्टडी। टस्केगी स्टडी में प्रमुख नैतिक उल्लंघन क्या था। ठीक, रैंडम सैंपलिंग, डेटा क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट विथहोल्डिंग, पोस्ट पार्टिसिपेंट्स। तो इसके अंतर्गत गाइस इसका आंसर जो हो जाएगा, टस्केगी एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत जो था वो इन्फॉर्म कंसेंट नहीं था और एक तरीके से धोखा दिया गया था। ठीक है, बेनिफिशियंस का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया गया था यहाँ पे। सो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रीटमेंट विद होल्डिंग, क्योंकि ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी पार्टिसिपेंट्स को
मतलब मेडिसिन नहीं दिया गया था। सो प्रतिभागियों को सिफिलिस का इलाज जैसे पेनिसिलिन, उस टाइम पे सिफिलिस का इलाज पेनिसिलिन ही माना जाता था, ठीक है, कोई जानबूझकर नहीं दिया गया था ताकि बीमारी के नेचुरल प्रोग्रेशन को यानी प्राकृतिक प्रोग्रेशन को देखा जा सके कि कितनी हद तक नेचुरली बढ़ सकती है। So participants were intentionally not given any treatment by syphilis such as penicillin so as to observe the natural progression of the disease. Okay, तो यह आप मान के चलिए टस्केगी एक्सपेरिमेंट में एक तरीके से इंटेंशनली वो उनको मेडिसिन नहीं दिया गया नेचुरल प्रोग्रेशन को जानने के लिए, और यही कारण था कि ये स्टडी क्या थी, अनएथिकल हुई थी। ठीक, अगर एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ गया था कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से टस्केगी एक्सपेरिमेंट या टस्केगी स्टडी जो थी अनएथिकल हुई थी, तो आप इस कंसेप्ट को हमेशा माइंड में रखिए कि जो सिफिलिस मतलब स्टडी था, जो टस्केगी सिफिलिस स्टडी था, इसमें रिसर्चर्स के पास मेडिसिन यानी कि उसकी जो मतलब ट्रीटमेंट के लिए जो पेनिसिलिन थी अवेलेबल होने के बावजूद भी उनको नहीं दी गई थी, और यही कारण था कि ये एक्सपेरिमेंट जो था अनएथिकल हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि पार्टिसिपेंट्स इन द टस्केगी स्टडी वेयर नॉट इन्फॉर्म अबाउट विच डिजीज। टस्केगी स्टडी में प्रतिभागियों को किस बीमारी की जानकारी नहीं दी गई थी? सो HIV, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, कैंसर। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सिफिलिस जो था टस्केगी सिफिलिस स्टडी में सिफिलिस डिजीज के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, उनको बताया गया था कि बैड ब्लड नाम की एक कोई बीमारी है वो उनको हुई है। ठीक है, सो स्टडी सब्जेक्ट्स को बताया गया था उन्हें बैड ब्लड है, पर वास्तव में उन्हें सिफिलिस था, यानी इन्फॉर्म कंसेंट की पूरी अनुपस्थिति थी। ठीक, यहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट एकदम भी नहीं था, सहमति एकदम भी नहीं था, एक तरह से बेनिफिशियंस का गैप था। ठीक है, उनको यह भी नहीं बताया गया था कि क्या है आखिर एक्सपेरिमेंट किस चीज के ऊपर चल रहा था। ठीक, तो इसी का यही कारण था कि भी मतलब कि स्टडी क्या थी, अनएथिकल हुई थी। तो सिफिलिस बीमारी के बारे में पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताया गया था कि वो सफर कर रहे हैं सिफिलिस से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन विच ईयर वाज बेलमोंट रिपोर्ट पब्लिश। बेलमोंट रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1947, 1964, सी ऑप्शन है 1979, डी ऑप्शन है 1991। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1979। ठीक है, सो फॉलोइंग केसेस सच द टस्केगी स्टडी द बेलमोंट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1979 टू एस्टैब्लिश 3 कोर प्रिंसिपल ऑफ एथिकल रिसर्च। टस्केगी स्टडी जैसे मामलों में के बाद यानी कि एक तरीके से 1979 में बेलमोंट रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था ताकि एथिकल रिसर्च के 3 कोर प्रिंसिपल को स्थापित किया जा सके, मतलब किया जा सके। सो टस्केगी एक्सपेरिमेंट के बाद जो था जो एथिकल कोड निकल के आया था, एथिकल बॉडी निकल के जो आई थी वो थी बेलमोंट रिपोर्ट। ठीक है, और बेलमोंट रिपोर्ट के अंतर्गत 3 कोर प्रिंसिपल दिए गए थे, 3 कोर प्रिंसिपल दिए गए थे जो कि एथिक्स का एक तरीके से निर्माण करते, रिसर्च एथिक्स को कंडक्ट करते थे। तो ये आप याद रखिएगा कि जो टस्केगी का एक्सपेरिमेंट हुआ था बेलमोंट रिपोर्ट, उसके बाद टस्केगी एक्सपेरिमेंट के बाद बेलमोंट रिपोर्ट आया था। उसके अनएथिकल एक्टिविटी को देख करके पार्टिसिपेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए कोड मतलब आया, रिसर्च में जो सैंपल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कोड आया। ठीक है, और ये 1979 के अंतर्गत आया था। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेलमोंट रिपोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल प्रिंसिपल। ओके, सो बेलमोंट रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है? सो एनोनिमिटी था, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। सो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन फर्स्ट इसका जो था आपका पिलर था, 3 पिलर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो द बेलमोंट रिपोर्ट हैज 3 मेन प्रिंसिपल, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। सो फर्स्ट पिलर आपका क्या था? रिस्पेक्ट पर्सन, सेकंड पिलर आपका था बेनिफिसेंस और तीसरा था जस्टिस। ठीक है, ये 3 कोर प्रिंसिपल आए थे
इस टस्केगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट के बाद जो एथिकल कोड आया था जिसे बेलमोंट रिपोर्ट कहा गया, बेलमोंट एथिकल कोड कहा गया, जिसके अंतर्गत 3 पिलर के बारे में बताया गया, 3 मेन प्रिंसिपल के बारे में बताया गया था। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहां पे हैं उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक है, बिना उनके वॉलंटरी कंसर्न के नहीं आप उनको ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। बेनिफिसेंस होना चाहिए, किसी प्रकार का धोखा वहां पे धड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको रिस्क और बेनिफिट के बारे में एनालिसिस होना चाहिए, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, न्याय होना चाहिए। तो ये है आपका गाइस इसका ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट डज बेनिफिसेंस मीन इन द बेलमोंट रिपोर्ट। बेलमोंट रिपोर्ट में बेनिफिसेंस का क्या अर्थ है। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट देना, पार्टिसिपेंट्स के साथ दोस्ती करना, पार्टिसिपेंट्स की भलाई सुनिश्चित करना और नुकसान से बचना। तो इसका सही आंसर गाइस यही है, ऑप्शन नंबर सी। बेनिफिसेंस का अर्थ यही होता है कि पार्टिसिपेंट्स को अधिकतम लाभ देना और उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हानि से बचाना। सो बेनिफिसेंस मीन गिविंग मैक्सिमम बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेंट्स इन प्रोटेक्टिंग हिम फ्रॉम फिजिकल, मेंटल और सोशल हार्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चीज को समझिए कि बेनिफिसेंस क्या होता है। बेनिफिसेंस का मतलब यह होता है कि पार्टिसिपेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट को देना और उनके फिजिकल, मेंटल और सोशल हार्म से बचाना उनको। ठीक है, सो ये था आपका बेनिफिसेंस का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ द बेलमोंट रिपोर्ट। बेलमोंट रिपोर्ट में के जस्टिस सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। तो सभी को समान पैसा मिलना, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ डेटा, रिसर्च बेनिफिट और बर्डन का समान वितरण। ठीक है, केवल अमीरों पर रिसर्च करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस रिसर्च नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो जस्टिस का अर्थ है कि रिसर्च का लाभ और जोखिम जो होता है, बेनिफिट एंड बर्डन जो होते हैं, सभी वर्गों के में समान रूप से बांटा जाए, चाहे वो कोई भी अमीर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, सभी को उसका एनालिसिस करके समान वर्ग में बांटा जाए, किसी एक का शोषण ना हो। जैसे मान लीजिए एक स्टडी के अंतर्गत अमीर भी लोग हैं और गरीब भी लोग हैं। ठीक है, तो मान के चलिए अगर रिस्क और बेनिफिट दोनों है तो दोनों का मतलब होना चाहिए। ऐसा ना कि गरीबों का शोषण किया जा रहा है, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और अमीरों को कैसा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जस्टिस मींस दैट द बेनिफिट्स एंड रिस्क of research are distributed equally among all groups, no one group is exploited। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे which group was subjected to experimentation in the Tuskegee study। तो टस्केगी स्टडी में कौन सा समूह प्रयोग का शिकार हुआ था। सो वाइट अमेरिकन्स, लैटिनो मेंस, अफ्रीकन अमेरिकन मेंस, एशियन वुमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस अफ्रीकन अमेरिकन मेंस, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें 600 अफ्रीकन और मतलब कि अमेरिकन पुरुषों पर यह अनएथिकल स्टडी की गई थी, जिसमें से जो 399 को सिफिलिस था। ठीक है, और इसमें कई लोगों की मतलब मौत भी हुई थी और कुछ लोग अपाहिज भी हो गए थे इस स्टडी मतलब इसकी वजह से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बेलमोंट रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। सो बेलमोंट रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। एकेडमिक इंटीग्रिटी बढ़ाना, पार्टिसिपेंट्स को कंपनसेशन देना, ह्यूमन रिसर्च में नैतिक सिद्धांत बनाना, मेडिकल इंश्योरेंस कवर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बेलमोंट रिपोर्ट रिसर्च एथिक का फाउंडेशन बन गया था, जिससे आज की रिसर्च गाइडलाइन आज की मतलब जो रिसर्च गाइडलाइन होती है तय की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ह्यूमन रिसर्च में नैतिक सिद्धांत बनाना। ठीक है, पहला मतलब इंटरनेशनल एथिकल कोड जो बना था वो था आपका नाजी एक्सपेरिमेंट के बाद जो आया था नाजी एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपका जो एथिकल कोड आया था वो था, और दूसरा आपका जो बना था वो आया था जब टस्केगी एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब उसके बाद उस अनएथिकल स्टडी के बाद जो कोड निकल के आया था वो बना था आपका। ठीक है, रिसर्च एथिकल बॉडी, और यही चल करके तरीके से फाउंडेशन बन गया और ये इसी के आधार पर रिसर्च को एक तरीके से कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्म कंसेंट की आवश्यकता बेलमोंट रिपोर्ट के किस प्रिंसिपल से जुड़ी हुई है। सो ऑप्शन है बेनिफिसेंस, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, जस्टिस
अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गाइस रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, क्योंकि रिस्पेक्ट फॉर पर्सन का कोर हिस्सा है कि पार्टिसिपेंट्स को पूरी जानकारी देकर उसकी स्वैच्छिक सहमति ली जाए, यानी कि वॉलंटरी इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, यहाँ पे ली जाए। The core part of respect of person is that the participants should be given complete information in his her voluntary informed consent should be taken। ठीक है गाइस, सो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ से 10 एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। ठीक, अगर आपको इन सभी एमसीक्यूज में भी कोई सा डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो कीप साइनिंग, लव यू। ओके, सो एक बार फिर से अगर आप कुछ नहीं तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।